वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में हम लोग जो वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे, ये दो पार्टों में है। पहला पार्ट में जो सीखेंगे यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि वेन डायग्राम बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी वगैरह सब में पूछे ही जाते हैं। अगला पार्ट में जो सीखेंगे वो क्लास रिलेटेड है, जो क्लास 10th 11th के रहेंगे उसमें। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन इस तरह से बनाया गया है, काफी मेहनत से। देखेंगे कि इस तरह का वीडियो, एक बार इस वीडियो में अगर वेन डायग्राम को आप समझ लिए तो YouTube में फिर किसी दूसरा वेन डायग्राम वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इतने अच्छे तरीके से सिंपल और फुल डिटेल में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम के बारे में सारी बात डिटेल से। वेन डायग्राम ये नाम पड़ा हमारे इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, जो कि 1834 और 1883 के बीच में थे। इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट या सेट के जो ये एलिमेंट है, ये पिक्टोरियल फॉर्म या क्लोज फिगर, सर्किल हो सकता है, कुछ भी, उस तरह से हम रिप्रेजेंट करके कैलकुलेशन इजीली देख सकते हैं और देख के ही उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए। वेन डायग्राम का ये कंसेप्ट आया कि ये कुछ ऑब्जेक्ट अगर हैं, जैसे कि ये सबसे पहले तो बड़ा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ये बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? ये है स्कूल के अंदर ये बॉय है, ये कुछ गर्ल्स है, और ये लोग कुछ खेल करते हैं, जैसे ये क्रिकेट, ये कुछ टेनिस। और अगर पूरा एक क्वेश्चन लिखना पड़े तो लिखना होगा कि स्कूल में टोटल इतने बॉय हैं, इतने गर्ल हैं, इसमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, जैसे ये क्रिकेट खेलने वाले कुछ है जो कि 4 हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं जो 2 है, गर्ल्स में भी टेनिस 5 है और क्रिकेट 3 है। तो इस तरह से इजीली यहाँ समझ में आ रहा है साफ किस तरह से ये पिक्टोरियल पार्ट्स। और इसमें ये क्लोज डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज डायग्राम हमारा ये सर्किल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, और ये बड़ा वाला हमेशा सेट में हम लोग इसे यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे सबसेट होते हैं। तो इन सारे क्लोज डायग्राम में ये जो क्रिकेट का जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह से, ये ट्रेपेजियम में, तो ये ट्रेपेजियम ये अंदर घुस रहा है ये ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे बॉय। तो ये है बॉय और ये है क्रिकेट वाले बॉय 4। तो ये बॉय जो है क्रिकेट वाले यहाँ साफ दिख जा रहा है कि 4 है। इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है ये टेनिस के लिए, दिस इज टी फॉर टेनिस। तो टेनिस वाले जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बॉयज वाले ट्रायंगल में, तो ये 2 दिख रहा है, यानी कि बॉयज 2 जो है ये टेनिस वाले के अंदर है। और इसमें ये जो 10 दिख रहा है ये सिर्फ बॉयज वाले ट्रायंगल में है, ये किसी क्रिकेट वाले में नहीं इंटरसेक्ट किया है, टेनिस में नहीं गया है, सिर्फ बॉयज में है। तो बॉयज नॉट प्लेयर, सिर्फ पढ़ने वाले बॉयज हैं, ये 10 हो गए। तो साफ यहाँ पे हम सिर्फ देख के ही रिजल्ट बता सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये गर्ल्स के कैलकुलेशन करना पड़े तो विदाउट कैलकुलेशन सिर्फ फिगर देख के हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें इसी तरह यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस इज द गर्ल, ये सर्किल में ये गर्ल है, गर्ल ये 3 इंटरसेक्ट कर रहा है क्रिकेट वाले कॉलम में। तो ये क्रिकेट वाले जो ये बॉक्स है जो ट्रेपेजियम जैसे दिख रहे हैं, ये 3 साफ तौर पे ये हमारा यहाँ पे अब की बार ये 3 दिख रहा है। 3 लड़कियां हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, लड़कों में 4 थे, दिस वाज बॉयज, ये वाला लाइन। और नेक्स्ट अगर टेनिस की बात करें, ये टेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गर्ल्स के अंदर ये 5 दिख रहे हैं, तो ये 5 गर्ल्स टेनिस खेलते हैं। और इसमें 12 गर्ल्स ऐसे हैं, दिस रिप्रेजेंट गर्ल्स, ये गर्ल्स की लाइन है। तो ये 12 गर्ल्स इसमें सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते नहीं है। तो साफ तौर पे यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वेन डायग्राम में हम सर्किल का यूज करते हैं, इस तरह हम क्वेश्चन क्लास 11 में बनाते हैं। वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल जो बड़ा वाला चीज है, ये हमेशा एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर बनता है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे ये सब इसके छोटे सबसेट होते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ये एलिमेंट की तरह अगर सेट थ्योरी में बनाएंगे तो जस्ट लाइक सेट थ्योरी, इस वाले को ए लिख सकते हैं, इस वाले को बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, इसको डी लिख सकते हैं, कौन सा किधर इंटरसेक्ट किया वो समझ सकते हैं, कौन सा किसमें माइनस ए माइनस बी, जो ए में है बी में नहीं, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा डिटेल से बात करते हैं।
सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जानना होगा सेट्स के कुछ टर्म्स के बारे में और उसके ऑपरेशन कैसे होते हैं उसके बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं कुछ टर्म्स के डिफिनीशन के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है सेट के बारे में कि सेट क्या है। तो सेट कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, सेट में एलिमेंट होते हैं तो उसको वेल डिफाइन जब करते हैं तभी हम सेट बोलते हैं। तो जब कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट जो कि ये एलिमेंट है इसको हम वेल डिफाइन करते हैं तो सेट कहलाता है। दूसरा डिफिनीशन आता है ये सबसेट के बारे में कि सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। कहने का मतलब ये ए के जो एलिमेंट है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, ये ए जो है ये बी से छोटा है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दिस इज स्मॉल, ये बी से छोटा है क्योंकि बी में 5 एलिमेंट है। और जब इस ए को सेट में रिप्रेजेंट करना है तो ये इस तरह इनइक्वलिटी की जगह इसको सिर्फ गोल बना देना है और ये इस सेट में हो जाता है सबसेट, दैट इज द ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बी के छोटा है और ए के सारे एलिमेंट बी में भी मिलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सबसेट के लिए। ये हो गया सेकंड। अगला वेन डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट होता है ये सारे एलिमेंट, यानी सबसे बड़ा सेट 1 से लेकर 10 तक ये सारे एलिमेंट हैं। और यूनिवर्सल सेट से ही टूट टूट के छोटे छोटे सबसेट होते हैं, जैसे कि ये ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, यानी कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये है छोटा है। उसी तरह ये बी भी इसका सबसेट है। और यूनिवर्सल सेट को लिखने के लिए ये इस तरह ऊपर में थोड़ा सा स्टाइल से यू लिखेंगे, क्योंकि आगे हम लोग जानेंगे यूनियन, यूनियन भी कुछ ऐसा ही लिखना होता है। तो इन दोनों में कुछ समानता न रहे तो यूनिवर्सल सेट के लिए थोड़ा सा ये कटिंग कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। और यूनियन का रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ऐसे यू की तरह। और उसी तरह यहाँ पे सी भी है, सी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसमें सी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में मिलते हैं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल जो है ये हमारा क्लोज फिगर इस तरह से रहेगा रेक्टेंगल के केस में, तो ये हो जाते हैं यूनिवर्सल। 1 2 3 से लेकर 10 तक जो रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ये सारे चीज तो यहाँ पर इसके सबसेट में मिल ही रहे हैं। तो सिर्फ ऊपर में अगर हम यहाँ u लिख दिए और इस u में अब हमें बताना है a के बारे में, तो a हमारा इस तरह है, ये हमारा हो गया a, ऐसे लिख दिए तो 1 2 3। b के बारे में बताना है तो चूंकि इस बॉक्स में 1 2 3 पहले से हो रखा है तो दोबारा तो लिखना नहीं होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा 4 5 और लिख देंगे तो बी बन जाएगा। तो इस बी के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 लिख दे और ये 1 2 3 ये बी के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ से ये हो गए बी, ये बी वाले। तो इस तरह हमारा बी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट कर दिए बी के बारे में, दैट्स ऑल। अब रहा सी के लिए, तो सी में हमारा 2 4 पहले से यहाँ तो बना हुआ है, ये 2 भी है 4 भी है, सिर्फ 6 8 10 एक्स्ट्रा बनाना है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा 2 को एक जगह अरेंज कर देते हैं, 3 को तो ये 1 2 3 4 5 ये तो बी में दिख ही रहा है, 4 वाले को इधर अरेंज कर देते हैं। तो अब हमें अब सी को जब रिप्रेजेंट करना है तो 2 4 हो ही रखा है, तो सिर्फ यहाँ से 2 हटा दें 4 हटा दें तो ये बच गया सी के रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से 6 8, तो ये रहा 2 4 6 8, ये बन गया हमारा सी को बाहर यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, ये सी वाला है, ये हमारा बी और ये वाला जो था ए। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ए में जो है वो 1 2 3, तो ए में सिर्फ 1 2 3, सिर्फ हम यहाँ पिक्चर देख के बता सकते हैं कि 2 इस तरह है कि ये हमारा सी के अंदर भी 2 है, यानी कि ए और इंटरसेक्ट कर दे सी में तो सिर्फ देख के ही बोल सकते हैं कि ये हमारा 2 है। ए और सी के बीच में सिर्फ 2 दिख रहा है क्योंकि ये 4 तो बी वाले में है, ऊपर बी वाले में है। तो इसी तरह अगर हम बोले ये बी में जो पूरा इतना आइटम है तो बी और सी का अगर इंटरसेक्ट करें, बी इंटरसेक्ट सी करें तो यहाँ से पिक्चर देख के ही बता पाएंगे कि इंटरसेक्ट कर रहा है ये सी वाले पोर्शन में ये, तो यहाँ से देख के ही बता पाते हैं कि हमारा बी इंटरसेक्शन सी ये हमारा 2 and 4 है और इसको एज ए सेट यहाँ सेट कॉलम में ये रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये हो गया इस तरह से। और अगर बताना है कि ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है तो आप आसानी से समझ के बता सकते हैं क्या है, वो आप कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूँ आप क्या बता रहे हैं।
ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या दिख रहा है ये आपका टास्क है, ये आप बता सकते हैं। ए यूनियन बी अगर बोलना हो तो ऐसा एलिमेंट जो पूरा ए में भी होगा और पूरा बी में भी होगा। तो स्वाभाविक है कि 1 2 3 ये तो ए में है, 3 के बाद 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये सारे हो गए यूनियन वाले। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी के बराबर ए यूनियन बी आते हैं। तो ये सिर्फ फिगर देख के हम बता पा रहे हैं। तो अभी हम लोग बातों बातों में ऑपरेशन ऑफ सेट भी जान गए कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स में ये हमारा एक पहला होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि एलिमेंट आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। ए में भी हो सकता है या बी में भी। अगला सेट ऑपरेशन का नाम है इंटरसेक्शन, जिसको कि हम लोग इस तरह से एंड की तरह लिखते हैं नीचे की तरफ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के नाम पे। द एलिमेंट आर बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, इसमें एंड का यूज होता है, ध्यान रखें, और ऊपर यूनियन वाले में और का यूज होता है। तो ये हमें काम देगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने में कि और का मतलब यूनियन, और ये रहा हमारा एंड। एंड मीन्स दोनों में होना चाहिए, मतलब ऐसा एलिमेंट अगर 2 ए में है तो 2 बी में भी होना चाहिए। तो ये हो गया एंड का। तो एंड के कंडीशन के लिए हमारा इंटरसेक्शन लगता है। तो अगला टर्म आता है, इसका नाम है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही पता चल रहा है कि उसमें दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कोई एलिमेंट ए में है और बी में नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस की तरह। तो एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए बट नॉट टू सेट बी, ये जो नॉट टू सेट बी है यही मतलब होता है डिफरेंस का, और इसको लिखेंगे ए माइनस बी। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, ए का सेट है 1 2 3 4 5 6, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलना चाहे तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, और उसी तरह यहाँ बी ये 2 4 6 8, दिस इज इवन नंबर लेस देन 8, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस की तरह। तो ये रहा माइनस, जो कि a माइनस बी लिखते हैं। तो a माइनस बी का मतलब होगा a में एलिमेंट होगा बट नॉट टू बी, बी में नहीं हो, ऐसा नॉट टू बी। तो ऐसा एलिमेंट हमको उठाना होगा जो ए में है बी में नहीं। तो ए में 1 दिख रहा है बी में नहीं है, तो है वहां। 3 दिख रहा है बी में नहीं है, 4 है, और ए में दिख रहा है 5 जो कि बी में भी नहीं है। यानी सिर्फ 1 3 5 ही हमारे ये ए माइनस बी के रिजल्ट हो जाते हैं, 1 3 एंड 5। और ये नहीं हमें लेना है कि 8 एक्स्ट्रा है बी में, तो वो नहीं, सिर्फ हमें डिफरेंस की बात आ रही है। उसी तरह अगर डिफरेंस में b माइनस ए करना है, तो अब यहाँ b माइनस ए करना है तो हमको बताना होगा जो कि नॉट टू सेट ए होगा, जो सेट ए में नहीं है। तो ये 2 तो ए में है, 4 भी है, 6 भी है, सिर्फ ये 8 नहीं है। तो यानी b माइनस ए मतलब b में है लेकिन a में नहीं है, ऐसा सेट उठाना होगा। तो सिर्फ यहाँ 8 हो गया, दैट इज आवर 8 रिजल्ट। यही है हमारा डिफरेंस। सेट ऑपरेशन टर्म का ये लास्ट टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दैट इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल में होगा, नॉट टू सेट ए या बी या जो अगला सेट हो वो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश की तरह, ए डैश, इसको बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, या a टू द पावर स्मॉल c, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। और इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर a डैश लिखेंगे, a डैश, इट मीन्स u माइनस ए होगा, u माइनस ए। और जैसा कि हमें यहाँ हमने जाना कि a माइनस बी का मतलब a में है b में नहीं है, तो u माइनस ए u में है a में नहीं होगा। तो ऐसा एलिमेंट जब उठाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उठाना होगा जो u में है a में नहीं। तो a में 2 3 है, 2 3 के अलावा सब होंगे u में, 1 है, 4 है, 5 है, 6, हो गया a डैश। इस तरह a डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस a होगा, u में है a में नहीं, आ गया 1 4 5 6। उसी तरह b डैश का मतलब भी वही होगा, जो यूनिवर्सल में है b में नहीं। तो ऐसा सेट उठाना होगा, नहीं b में 3 4 5 के अलावा सारे u में है, तो ये हमारे जो आते हैं 1 2 एंड 6, ये हमारे हो गए b डैश, जो यूनिवर्सल सेट में है b में नहीं है। ये रिजल्ट हो गया। हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में जान चुके हैं, और वेन डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी जान चुके हैं कि किस तरह इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि ये वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट शेडेड रीजन करना होता है, किस पार्ट को शेड में रखना होता है, ये बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि ये बड़ा वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स ये हमें ये यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 2 3 4 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इस तरह ये रहा ए, तो ये हमारा ए सेट हो गया। ए सेट में हमारे पास आते हैं 1 2 3, ये तीनों है 1 2 3। तो सबसे पहले सीखते हैं ए डैश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शेडेड रीजन में। तो जैसा पता है कि यूनिवर्सल माइनस ए होगा, यानी कि यू में है ए में नहीं। तो जो है वाला रिजल्ट है, ये है वाले रिजल्ट को शेडेड करेंगे, नो वाले में खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ए डैश के जो शेडेड रीजन है वो इस तरह से होंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ए डैश है। इट मीन्स ये जो पार्ट है वो यू में है, इट इज इन द यू बट नॉट इन ए में नहीं है, क्योंकि हमारा ए सेट तो मात्र ये वाला है जो 1 2 3 है। तो जो नहीं है वो खाली दिखाएंगे और जो है उसे शेडेड दिखाएंगे। इस तरह हम शेड करते हैं। अब जैसे पता है कि बी में इतने जो सेट है 1 से लेके 5 तक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये सारे एरिया को ये हमारे बी रीजन में सिलेक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। तो यहाँ पे बी सेट को जो रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5, तो पहले से तो ए रिप्रेजेंट कर रखे हैं जो कि छोटा है। और यहाँ हमें दिख रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए के कुछ एलिमेंट बी में भी है, तो दिस इज द सबसेट। और ये सबसेट का मतलब होता है कि ये सारा एलिमेंट बी में है, यानी कि ए में जो था 1 2 3 ये सब तो बी में है। तो 1 2 3 तो पहले से सर्किल बन रखा है, एक्स्ट्रा सर्किल से 4 5 के साथ बनाना हो। तो सबसेट का सर्किल ऐसा बनता है जैसे कि ये ए है, ए छोटा है और ये सारे एलिमेंट बी में भी है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेंगे इसमें। तो ये हमारा सबसेट का बनाने का इस तरह से डिजाइन दिखेगा। क्योंकि अभी जाने हैं कि अगर ए सेट ऐसा हो और दूसरा बी सेट हो, लेकिन ए में एक दो एलिमेंट के साथ ले रखा हो, दैट इज द बी, तो ये हमारा पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट बन जाता है। और ये पूरा अगर काउंट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शेड रीजन यहाँ से पूरा, तो ये यूनियन वाला पार्ट हो जाता है, ए और बी का यूनियन। तो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमारा सबसेट वाले डिजाइन का तरीका ये है, क्योंकि ए का सारा चीज जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में भी होने हैं और ए चूंकि छोटा है तो बी के अंदर ही होगा। तो ये सबसेट के रीजन को वेन डायग्राम में शो करने का है। तो सेट भी हमें वही करना होता है जो हमें दिखाना है। तो इस तरह यहाँ पे हम बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ए इसका सबसेट है। और इस तरह ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बी में चाहिए 1 2 3 4 5। और ये किसी भी डिजाइन से रख सकते हैं, चाहे वो इस तरह सटा के ए वाले सेट के साथ या ऐसे हटा के बीच में भी। तो ये सबसेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यहाँ बात आता है a माइनस बी को अगर रिप्रेजेंट करना है एज ए शेडेड, कौन से पार्ट को शेड करना है, तो a माइनस बी होता है a में है b में नहीं। तो ये जो है वाला जो टर्म है, यस, ये है वाले को शो करते हैं शेडेड में और नहीं वाले को छोड़ देते हैं। तो ये शेडेड रीजन हो गया, a में है b में नहीं, b वाले को छोड़ दिए, या बोले तो पूरा यूनिवर्सल में रहेगा। तो ये हमारा शेडेड रीजन हो गया a माइनस बी वाला। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ a माइनस बी, सिर्फ a में है b में नहीं। तो यहाँ पे c को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्किल से, तो साफ दिख रहा है कि ये कोई जो b है इसके सारे आइटम ये c में नहीं है। इट मीन्स b इज नॉट सबसेट ऑफ c, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर b के सारे आइटम c में होते तो b सबसेट हो सकता था, जैसे पहले है a के सारे आइटम सारे एलिमेंट वो b में है, तो ये सबसेट कहलाता था। तो इस तरह वेन डायग्राम में देख के ही हम बता सकते हैं कि B इज नॉट सबसेट ऑफ C, या A यूनियन B कौन सा पार्ट है, मतलब A और B दोनों में मिला के कितना है 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे मिला के A यूनियन B है। और जब इसको शेडेड करना है तो इसके जो रिजल्ट होते हैं A यूनियन B, वो सारे शेडेड रीजन में आएंगे। तो ये शेडेड रीजन हो जाते हैं A यूनियन B, A में भी है और B में भी है। तो यहाँ साफ देख कर ही पता चल जा रहा है। वेन डायग्राम का कंसेप्ट ही है कि हम फिगर देख के रिजल्ट बता सकें। आप देख के बता सकते हैं A यूनियन B में क्या है, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे यूनियन में आते हैं।
इसी तरह अगर हमको निकालना पड़े ए इंटरसेक्शन बी, तो साफ तौर पे यहाँ जो दिख रहा है ये पार्ट इंटरसेक्शन वाला, ए और बी में जो कंबाइंड एरिया है जो इन दोनों में इंटरसेक्ट करता है, तो ये पूरा 1 2 3 तो बी के अंदर है ही। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है, ये 1 2 3 ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया है, ये इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो दिख रहा है, तो इसे शेडेड कर देते हैं तो ये हो जाता है। अब अगर बताना हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन एरिया कौन सा है, तो ये 2 दिख रहा है, 2 तीनों में है, तो ये जो रीजन है इसी को शेडेड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो अब हम लोग जान गए कि ए डैश को कैसे यहाँ पे सेट करते हैं, सबसेट को कैसे शेडेड करेंगे, डिफरेंस सेट को कैसे शेडेड करेंगे, इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, जैसे यूनियन इसका सेट कैसे करेंगे, ये सब जान गए। तो अब इसी को यहाँ पे ये फिगर देख के ही हम डी मॉर्गन्स लॉ को भी यहाँ समझ सकते हैं, सिर्फ फिगर से ही। तो यहाँ वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ जो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या रिजल्ट आएगा, ये इजीली हम जब इसको सेट करेंगे तो समझ पाएंगे, विदाउट कैलकुलेशन सिर्फ देख के ही हम लोग बता पाएंगे क्या इसके लॉस के रिजल्ट आते हैं। तो जैसा कि पता है कि ए डैश का मतलब होता है यू में है ए में नहीं, तो इस पार्ट को हम जब सेट कर लेते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक के ये एलिमेंट्स हैं, तो हमें ए डैश का मतलब यू में है, यू में होगा और ए में नहीं, तो इस पार्ट को जो है वाला होता है इसे हम सेट में बताते हैं। तो ये हमारा है वाला पार्ट, ये हो गया ए डैश, इट मीन्स ये जो अभी शेडेड रीजन दिख रहा है ये हमारा ए डैश वाला दिख रहा है। दूसरा शेडेड रीजन बी डैश का जब निकालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट में होंगे, यूनिवर्सल में है और बी में नहीं होंगे, इतने ऐसे रीजन निकालने होंगे। तो ये यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये बी डैश वाला, ये वाला रीजन हमारा बी डैश जो ग्रीन कलर में है, क्योंकि ये जो ब्लू वाला है ये तो हमारा ए डैश वाला रीजन था, तो ये ग्रीन वाला बी डैश वाला रीजन है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन करे बी डैश में, यानी ए डैश वाला जो कलर था ये ब्लू कलर था, ब्लू कलर में ये ग्रीन वाला पार्ट ये एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है इधर, ये सारे, तो ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए वाला अकेला कलर है जो इंटरसेक्ट नहीं किया, बी वाला भी ब्लू कलर दिख रहा है सिर्फ, ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ए में सिर्फ अकेला एक कलर ग्रीन ही दिख रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर का ये जो इंटरसेक्टिंग कलर है ये है कैसा कलर, इट मीन्स ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन शेडेड रीजन है वो बाहर वाले में है, यानी यूनिवर्सल में जो होंगे वो हो सकते हैं सिर्फ। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दे कौन सा नंबर, तो इसमें ये जितना पार्ट दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके ये, अब पूरा ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये, तो ये ओरिजिनली ये कैसा दिख रहा है, ये तो दिख रहा है हमारा यूनियन, ए में भी है बी में भी है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में वो पार्ट दिख रहे हैं, ये बाहर वाले पार्ट जो दिख रहे हैं ये ऐसे दिख रहे हैं कि यू में से माइनस कर दें किसको, ए यूनियन बी वाले को, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दे ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में ये पार्ट जो है ये सारे पार्ट ये ए यूनियन बी वाले हैं, इस पार्ट को अगर काट दे हटा दे तो बचा हुआ ये जो टिक लगा रखे हैं ये बच जाएगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल में से माइनस होगा ए यूनियन बी, तभी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाले होंगे। और हमें पता है कि यू माइनस ए अगर है, यू माइनस ए लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ए डैश, यूनिवर्सल माइनस बी लिखेंगे तो बी डैश, उसी तरह यूनिवर्सल माइनस ये पूरा बड़ा वाला दिखेंगे तो वो बड़ा वाला का डैश, इट मीन्स बड़ा वाला क्या है, ए यूनियन बी की तरह दिख रहा है, तो इस वाले को डैश करने का मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये नतीजा निकल के आया कि डी मॉर्गन्स लॉ में अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है तो ये रिजल्ट आ जाता है ये वाला यूनियन, और यूनियन वाले को डैश करना पड़ता है बस। तो ये हमारा सिंपल वेन डायग्राम से शेडेड रीजन के रिजल्ट को देख के ही हम इसका सॉल्यूशन
बता सकते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। सिमिलरली हम यहाँ ये भी बता सकते हैं कि अगर ए डैश को, ये तो इंटरसेक्शन था, यूनियन अगर कर दे बी डैश का तो क्या होगा। तो यूनियन अगर करेंगे तो ए डैश और यूनियन बी डैश, ये बाहर वाला ए डैश और बाहर वाला बी डैश, इन दोनों का यूनियन चाहिए। तो यूनियन में तो हमें ये जो यूनाइट करना होगा, इस पार्ट को भी यूनाइटेड करना होगा। इसे शुरू से देख ले, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये हमारा ए डैश है, थोड़ा सा छोड़ के इसका शेडेड किए हैं ताकि बी डैश को समझना आसान हो। तो ये ए डैश है, तो ए डैश में ये जो खाली जो जगह है ये हमारा ए नहीं लेना है, और ए डैश का मतलब जो यूनिवर्सल में है वो ले लिए। उसी तरह बी डैश जो यूनिवर्सल सेट में होगा वो रखेंगे, और जो बी में है इस पार्ट को छोड़ के, यानी ये सारा ए वाला कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये जो रीजन है ये हमारा बी डैश वाला है, यानी ये जो ग्रीन पार्ट है बी को छोड़ के, इतना दूर जो बी था इसको छोड़ के ये सारे ग्रीन पार्ट ये भी है ग्रीन पार्ट्स, ये बी डैश हो जाते हैं। तो जब हम ए डैश यूनियन बी डैश करें, ए डैश वाले जो ये ब्लू कलर वाले थे ये, और बी डैश वाले ये जो ग्रीन वाले थे, इन सबको यूनाइटेड कर दे, तो यूनाइटेड कर दे तो क्या निकल के आएगा, जो इसमें भी है ए डैश में और बी डैश में भी है, इन सारे का यूनियन। तो सिर्फ 4 और 5 को छोड़ दे तो बाकी दिख रहा है। तो ये छूटा हुआ पार्ट कैसा दिख रहा है, तो ये छूटा हुआ वही पार्ट है जो बचे हुए यूनिवर्सल सेट में है, किनारे किनारे तो है, सिर्फ ये बीच में नहीं है। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन में जो है इसे छोड़ दे, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट नहीं है, ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट, ये पार्ट नहीं हो। जैसे कहते हैं कि u माइनस बी को बी डैश, तो यहाँ पे जो चीज होंगे इसके डैश होंगे, यही है। तो a इंटरसेक्शन b है तो इसके डैश होंगे। तो इस तरह से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जब यूनियन में होता है डैश, तो रिजल्ट आता है a इंटरसेक्शन b डैश। तो ये जो रिजल्ट आता है ये हमारा इंटरसेक्शन में रिजल्ट आता है, दैट इज a इंटरसेक्शन b डैश। तो ये हो गए दोनों डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरह आपने देखा कि वेन डायग्राम में ये जो शेडेड फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो कितना आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये फिगर में हमें ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया हमें क्या हुआ, जो ए में है नॉट इन बी, ये ए में है बी में नहीं है। और ये एरिया क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ए में होगा, इंटरसेक्शन बी दोनों में होगा, यही पार्ट है ये वाला छोटा सा। और ये क्या दिख रहा है, दिस इज, ये बी में है बट नॉट इन ए, बी में है ए में नहीं, ये इस तरह का पार्ट दिख रहा है। तो अगर हम कोई एलिमेंट की बात करें कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए में है बी में नहीं, कुछ हो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये जो पार्ट है दिस इज द नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए अगर बोलेंगे एलिमेंट, सारा पूरा ये पार्ट भी दिखेगा इंटरसेक्शन के साथ, ये सारा पूरा नंबर ऑफ ए। और उसी तरह अगर यहाँ पे हम बोले कि दैट इज द नंबर ऑफ बी, तो दैट इज द नंबर ऑफ बी, तो ये जो b माइनस ए के साथ ये पूरा, ये सारा नंबर ऑफ b के साथ आ रहा है। अगर हम यूनियन में बात करना चाहें कि a में पूरा और b में पूरा मिला के कितना होगा, तो नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b, ये हमारा अगर यूनियन में बात करें तो दैट इज नंबर ऑफ a यूनियन b में सारे एलिमेंट कितने होंगे, ये हो सकते हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जब a को लेने गए तो इंटरसेक्शन भी घुस गया, b को लेने गए तो दो बार इंटरसेक्शन आ गया। तो यानी कि हम ऐसे यूनियन को जब काउंट करना चाहेंगे तो एक बार नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b को हटा लेंगे, बस। तो इस तरह वेन डायग्राम हमें हेल्प करता है, सिर्फ देख करके ही सॉल्यूशन को समझ। आई होप आज के इस वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में सारी बात आप जान गए होंगे कि कैसे वेन डायग्राम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, स्कूल क्लास के लिए है, सेट्स को कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किस पार्ट को यहाँ पे शेडेड करते हैं, ढेर सारी बातें आज इस वीडियो में जान गए होंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और हमारे जो न्यू व्यूवर इस वीडियो में यहाँ तक देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें, इसमें कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि इससे किसी को बेनिफिट्स भी होगा और हमें बूस्टअप भी मिलता है आपके लाइक और शेयर करने से।
ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए मैथ्स के टॉपिक्स पे वीडियो बना के लाते रहें। तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।